शुरुआत होती है छंद की यदि हम किसी भी कहानी या कविता को अगर गा कर सुना पा रहे हैं। आप एक बात याद रखो, आज से पहले हजारों काव्य लिखे गए होंगे, हजारों काव्य। केवल रामचरितमानस ही इतना लंबा लोकप्रिय क्यों हुआ? देखो, रामचरितमानस या रामायण जो लिखी गई वो अभी लिखी गई, मतलब बहुत साल पहले लिखी गई और लिखी नहीं गई, मौखिक वर्णित की गई, मौखिक थी ये काव्य। शायद मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम। पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं वो चीज पता होना चाहिए आपको कि छंद है क्या, क्या फायदा है इसको पढ़ने से, मतलब क्या है उसको। तो आप अगर इस चीज को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि रामचरितमानस या रामायण जो है या महाभारत जो गीता की भगवत कथा वगैरह है, वही इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई? उस दौरान तो बहुत सारी चीजें फेमस हुई होंगी, बहुत सारी चीजें लिखी गई होंगी। तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य की एक प्रकृति है, जो चीज गाकर लयबद्ध के साथ सुनाई या समझाई जा सकती है वो बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाती है, बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो जब ऐसी चीजें देखी गई, इनकी स्टडी की गई कि भाई साहब ऐसा क्या था, आप खुद सोचोगे कई गाने आपको मुंह जबानी याद है, केवल सुनते ही सुनते याद हो जाते हैं, 2-3 बार सुनोगे, उसको महसूस करोगे, फील करोगे और खत्म हो जाएंगे। तो आप रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत गीता अगर उठाएंगे, कोई पुराना ग्रंथ उठाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो भाषा रची गई है वहां पर, उसमें लय, छंद, तुक, ताल, ये सब चीजें हैं। मतलब उसको गायन पद्धति के थ्रू फैलाया गया। अगर आप रामचरितमानस देखेंगे, स्टार्टिंग में जब लिखी गई, रामचरितमानस तो लिखी गई थी, चलो ठीक है, रामायण के दौरान तो कोई लेखन पद्धति नहीं, लिखने की कोई कला नहीं थी जो छाप सके, उसको पुस्तकें छाप सके। हाँ, संस्कृत मौजूद थी, लिखी गई थी, लेकिन ज्यादा प्रसार मालूम कैसे हुआ इसका? ज्यादा प्रसार हुआ इसके गायन से। इसको गाकर जो है, आप यकीन नहीं मानोगे, कई शिष्यों ने, कई गुरुओं के शिष्यों ने, छात्रों ने वेदों के सूक्तों को रट लिया और गा गा कर जो है वो सब जगह सुनाया। गाने के माध्यम से लोगों में म्यूजिक के प्रति जो है, म्यूजिक के साथ जब उसको सुना तो वो चीजें जल्दी याद हो गई लोगों को, आसानी से याद हो गई। कई लोगों को रामचरितमानस या रामायण कंठस्थ होती है। क्यों? क्योंकि वो गा गा कर उसको म्यूजिक के साथ एंजॉय कर कर सुन ले। उसी कारण से छंदों का निर्माण हुआ। छंद कुछ भी नहीं है, एक अनुशासन है जो कि भाषा में आता है, गायन पद्धति के रूप में निखर कर आता है। छंद केवल अनुशासन है, भाषा को अनुशासन दे रहे होते हैं। और ग्रामर भी कुछ हद तक यही है। ग्रामर पहले इस्तेमाल की जाती है, फिर उस पर स्टडी की जाती है कि भाई साहब ये चीज फेमस क्यों हो गई, ये चीज ज्यादा वो क्यों हो गई, ज्यादा अच्छी क्यों नहीं लगने लगी। तो इसी प्रकार से कोई पोयम अगर पढ़ी जा रही है तो वीर रस की प्राप्ति, मैंने शायद पहले ही बोला होगा आपको, एक वो आरंभ है प्रचंड सॉन्ग जैसे आप सुन रहे हो, तो म्यूजिक ऐसी है उसकी जो आप में जो है बैकग्राउंड में थोड़ा सा वीरता भर दे, साहस भर दे। आरंभ है प्रचंड, वो म्यूजिक उस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, शब्दों को उस तरह से। तो कुछ ना कुछ छंद तो वहां पर भी लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। एक और छत्रपति शिवाजी के ऊपर सॉन्ग है, वो भी अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें भी आप देखो, एक बार सुन के देखो इस चीज को। छत्रपति जब ये वाला सॉन्ग सुनोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि भाई साहब कोई ना कोई छंद यूज हो रहा है यहाँ पर। तो बस छंद की अध्ययन केवल इसलिए करा जाता है कि यदि आपको बच्चों में साहस उत्पन्न करना है, वीर रस उत्पन्न करना है, तो आप इस तरह से अपनी रचना कीजिए। इसको सुनिएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा साउंड के साथ। 2 मिनट का क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं है, शिवाजी महाराज पर है। म्यूजिक समझ में आ रहा होगा किस प्रकार का है। इंद्रजिमी जंब पर वादवसु अंब पर रावण स रंब पर रघुकुल राज है। लाइक पूरा सुन लो फिर समझ। कौन बारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है। हृदयात माऊली रे तेस सावली गडकोट रावळी शिवशंकर हा
लाइनें बहुत अच्छी है। दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर कन्याजिमी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की वंदना की जा रही है। उनको जो है देखो किस तरह से रूपक अलंकार के थ्रू, कहाँ अलंकार भी है इसमें, जाहिर सी बात है हर एक रचना में आपको रस अलंकार दिख जाएगा। रस यहाँ पर वीर रस की प्राप्ति हो रही है, अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार आपको दिख जाएगा। कई जगह पर अनुप्रास भी दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर श वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, 2 से ज्यादा होती है वैसे तो तब होता है अलंकार, लेकिन यहाँ पर रूपक अलंकार दिख जाएगा। जैसे लास्ट लाइन को पकड़ता हूं मैं, जहां पर लिखा हुआ है दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। लाइक फायर विच बर्न वुड, एक ज्वाला के समान जो कि जो कि लकड़ी को जला देती है। लाइक ए चीता ऑन हर्ड ऑफ डियर, जैसे कि एक चीता जो हिरणों का शिकार करता है, चीता जो है हिरणों के झुंड की तरफ लपकता है उनको शिकार करने के लिए, उस प्रकार लाइक ए लायन ऑन हॉक्स, जैसे जिस प्रकार से एक लायन जो शेर होता है वो जंगल की गद्दी पर राज कर रहा होता है, सो से भूषण कुमार ने ऐसा गाया है। किसके बारे में? छत्रपति शिवाजी के बारे में। तेजतम अंश पर कन्न जिमी कंस पर त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। लाइक अ रे ऑफ लाइट इन डार्कनेस, एक अंधेरे में एक प्रकाश की तरह। लाइक ए बॉय कृष्ण अपन कंस, जिस प्रकार से कृष्ण कंस पर हावी हुए थे, उसकी छाती पर चढ़कर उसका वध किया था। सो हैज डिसेंडेड किंग शिवाजी द टाइगर अपॉन द क्लेन ऑफ बारबेरियंस, और उसी प्रकार से महाराज छत्रपति शिवाजी जो है वो जो दुर्जन होते हैं, जो शत्रु होते हैं, जो कि क्रूरता दिखाते हैं, बारबेरियंस मतलब कि जो क्रूरता दिखाते हैं, उन पर उसी शेर की भांति शिवराज, जो छत्रपति महाराज हैं, वो जो है वो हावी हो रहे हैं। तो अगर ये चीज आप ये जो पोयम आप जो म्यूजिक के साथ सुन रहे होंगे तो अलग ही समझ में आता है कि यहाँ पर जो कवि बोलना चाहते हैं वो सिद्ध होता है। आप खुद सोचो, एक मराठी रेजिमेंट है, मेरे बाल बाप रे, ठीक है क्या करना है, जो मराठी रेजिमेंट है और वो सेना, आप खुद सोचो उसके सेनापति को मालूम है कि भाई साहब मराठी बंदे हैं मेरे पास, ये मराठी बंदे छत्रपति शिवाजी को पूजते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। जब वो सेनापति जब जानता होगा कि भाई साहब मैं इस चीज का यूज कर सकता हूँ इनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इसी पोयम को अगर युद्ध के दौरान में अगर सेना घबराई हुई है तो महाराज छत्रपति शिवाजी के लिए बोले आप इनके वंशज हो, इन्होंने इस तरह, इनके बारे में इस तरह से बोला जाता है कि एक शेर की तरह लड़ते थे, उनके सामने कोई नहीं टिकता था। जब इसके सामने बोला जाएगा तो उनमें वीर रस की प्राप्ति होगी। और जो होशियार होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, इनका यूज कर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, लीडर्स तो यूज कर ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें भाषा के रूप में क्या सीखने को मिलता है? भाषा के रूप में हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ तो नियम फॉलो किया गया होगा ना लिखने के लिए। तेम जिमी अंश पर जो भी है, यहाँ पर आप देखो तो एक प्रकार, यार उसको बंद कर दिया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पाओगे कि कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। आखिरी वाला पहुंचो बिल्कुल, तो इसी प्रकार के पैटर्न जो है वो रचना पर अरे मेरा कंप्यूटर, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर की आवृत्ति बार बार हुई ना, पर बार बार आ रहा ना, भाई साहब रुक जा, अपने मर्जी से क्यों चल रहा है ये? मेरी नहीं सुन रहा मेरा सारथी, बताओ मानस, सॉरी। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। एक कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, देखना पर आ रहा है बार बार। और यदि इसके बाद देखो, तेज तम अंश पर कंस जिमी कंस पर त्यो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। कुछ पैटर्न फॉलो हुआ ना, कोई नियमावली फॉलो की गई ना। इसी नियमावली के आधार पर क्या हम भी कोई रचना कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। और इस नियम के आधार पर आप जो भी रचना करेंगे उसमें वीर रस की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी।
क्योंकि गायन पद्धति उसकी लय जो जो ताल होती है, जो उसकी आप पढ़ोगे अभी उसके जो छंद के भाग होते हैं वो ऑलरेडी इसमें विद्यमान होंगे। आप इस पर बेस्ड कोई भी रचना कर सकते हो, उसमें वीर रस की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। छंद पढ़ने का यही फायदा होता है। हम जब कोई रचना कर रहे होते हैं तो हमें अगर नियम का पता है, अगर इस नियम के थ्रू हम बनाएंगे, प्रैक्टिस से फॉलो होता है, जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया, प्रैक्टिस से आपको निपुण होते जाते हो इसमें। जैसे आप उस चीज को फॉलो करेंगे, उस चीज में अपने शब्द घुसा देंगे, अपने आप वीर रस की प्राप्ति हो रही होगी उसमें। तो जिस प्रकार उस नेतृत्वकर्ता को तो फायदा होता ही है इस चीज का वीर रस देने के लिए। लेखन पद्धति में भाई लिखना, लिखा हुआ भी तो होना चाहिए। किसी ने यहाँ लिख दिया तेम अंश पर, अगर लिख दिया यहाँ पर तो जरूरी है कि केवल मराठियों के लिए काम आएगा ना, वो तो कहीं दूसरी जगह काम नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। वो रचनाएं करने के लिए मदद करता है इस प्रकार के छंद पढ़ना, इसलिए जरूरी हो जाता है। तो पहली बात हमने सॉल्व कर ली कि भाई साहब हम पढ़ क्यों रहे हैं, पहला क्वेश्चन है ना, ताकि हम भी इस प्रकार की रचनाएं बना सकें। सीधी सी बात, मेन मकसद ये है, और पहचान भी सकें अगर कहीं लिखा हुआ है तो छंद की प्रमुख मैंने चीजें कई होती हैं, चीजों कुछ का अंग नाम होते लिया। हैं, वो है सम- चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण। ये 4 इसके अंग होते हैं, अंग बोल सकते हो आप, या फिर छंद इन 8 चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं। छंद में ये 8 चीजें होती हैं, याद रख लीजिएगा, कई और आ सकता है। मैंने ब्लूप्रिंट नहीं देखा है आपका, एक बार देख लेता हूँ छंद का ब्लूप्रिंट। ओ भाई साहब, 10th का ब्लूप्रिंट कहाँ को, ब्लूप्रिंट एक बार देख लेता हूँ तो। चलो ठीक है, अभी नहीं पाया वो। तो छंद के ये प्रमुख चरण भी बोल सकते हो, इसको प्रमुख भाग भी बोल सकते हो। ये 8 चीजों पर बेस्ड होता है और पूछ सकते हैं। उच्चारण वाले या एक जैसे। इनके बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। चरण होता है कॉमा वाले, अगर आप देखोगे तेज तिमी अंश पर कॉमा लगा हुआ है ना, तो वो एक चरण हो जाएगा। 4 चरण में एक वो बन रहा था छंद उसमें। तो तेज तिमी अंश पर वो जो कॉमा के बाद लग रहे थे उसको हम चरण बोलते हैं। आई होप इससे परिचित होंगे, मैं स्किप कर सकता हूँ उसको। चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण क्या होते हैं? हाँ भैया। भैया बता दीजिए। ठीक, तो कंटिन्यू देखो। उच्चारण वाले शब्दों की आवृत्ति पदों के या चरणों के अंत में पाई जाती है, तो वहां तुकबंदी होती है। गण 3 वर्णों से युक्त जो शब्द होते हैं। गण पढ़े आपने, 2 मिनट बता रहे हैं, वो चरण से शुरुआत करेंगे। और 8वां है गण। पहले देख लो, फिर उसके बाद इसी चीज को अपन उदाहरण में देखेंगे। ये छंद के तत्व है या छंद के अंग। छंद के तत्व या अंग है 8, चरण, वर्ण, मात्रा। तो छंद की परिभाषा में इनको लिखना पड़ता है। अगर छंद किसे कहते हैं परिभाषा आती है तो उसमें ये लिखना पड़ता है। छंद चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण आदि का मिश्रण होते हैं। 8 अंग होते हैं छंद के। छंद में चरण होता है, छंद में वर्णों का बहुत बड़ा महत्व होता है। छंद में जो स्वरों की मात्राएं होती हैं उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। वर्णों का एक निश्चित क्रम कभी कभी पाया जाता है, वहां पर उनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ठहराव का महत्व होता है, जिसको गति कहते हैं। गति यानी एक लयबद्धता होती है छंद में। हर छंद की अपनी एक गति या लय होती है। तुक का मतलब है समान उच्चारण वाले या एक जैसे। राइम बोलते हैं इंग्लिश में, राइम वर्ड्स, है ना, राइमिंग। उच्चारण वाले शब्दों की आवृत्ति पदों के या चरणों के अंत में पाई जाती है, तो वहां तुकबंदी होती गण है। अच्छे से पढ़ाएंगे। 3 वर्णों से युक्त जो शब्द होते हैं या 3 वर्णों शायद आप लोग को याद भी होगा, गण में यम आता, राजभान, सलगा, उसके आधार पर गण की गणना की जाती है। गण 3 अक्षरों का, 3 वर्णों का मेल होते हैं गण, है ना। यम आता, राजभान, सलगा, बहुत अच्छा सूत्र है, उसको याद 3 वर्णों के समूह से बने हुए जो शब्द होते हैं वहां पर गण पाया जाता है, उनको हम गण कहते हैं। उसमें अलग अलग तरह के 3-3 वर्ण मिले होते हैं। उनमें जो मात्राएं लगी होती हैं उन तीनों वर्णों पर या तीनों अक्षरों पर, तो वहां पर अलग अलग तरह के गण पाए जाते हैं। तो 3 अक्षरों से युक्त शब्द जो होते हैं वे, या 3 अक्षरों वाले वर्णों से बने हुए जो शब्द होते हैं वहां पर गण पाया जाता है, उन्हें हम गण कहते हैं। उनमें मात्राओं के आधार पर अलग अलग तरह के गण हैं, इनके बारे में चर्चा करूंगा। तो इन सारी चीजों से युक्त रचना ही छंद कहलाती है। यही छंद, इन सभी से युक्त रचना ही छंद कहलाती है। अब चरण क्या होते हैं? जैसे कोई दोहा पढ़ रहे हो आप, मेरा फेवरेट दोहा है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। आवत ही हर शय नहीं, हर शय नहीं, कॉमा लगा के फिर लिखोगे नैनन नहीं सने, नैनन नहीं सने। नैना का नाम नहीं है यहाँ पर, है ना, आंख है, नैनन मतलब आंख। नैनन नहीं सने, तुलसी तहाना जाइए, कंचन वर से मेघ।
आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो यहाँ कॉमा लग रहा है ना जो, इसको एक चरण बोलेंगे, इसको दूसरा चरण बोलेंगे, इधर जो तीसरा चरण आएगा, दोहा देखा होगा आप, इसको बोलेंगे चौथा चरण। चरण ये होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ये कहलाते हैं आ, वा, ता, ही, ए, ये वर्ण कहलाएंगे। मात्रा क्या कहलाएंगी? इन्हीं वर्णों के आधार पर मात्रा बनाई जाती है। लघु गुरु, लघु को एक डंडा और गुरु को जो है एस के भांति ऐसा लिख रहे होते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करती है? ये ध्वनि पर डिपेंड करती है। जैसे आ, अभी बताएंगे वो, आ लिखा हुआ तो ये गुरु हो जाएगा। सिंपल आ लिखा हुआ है, बिना मात्रा का लिखा हुआ है तो वो लघु हो जाएगा। छोटी की मात्रा है तो लघु कहलाएगी। आई लिखा हुआ है तो, आई का मालूम नहीं मुझे, हम लिखा हुआ है तो लघु, अभी बताएंगे वो। रा लिखा हुआ है तो एक, आई की मात्रा लिखी हुई तो दो मात्रा हो जाएंगी। ना लिखा हुआ तो एक, बड़ी की मात्रा लगी हुई तो दो हो जाएगा। मतलब जहां पर हर्ष और दीर्घ दो वर्ण होते हैं, हर्ष मतलब छोटी मात्रा वाले, जैसे अ, इ, उ, है ना, ये सब जो है वो हर्ष स्वर कहलाएंगे। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, जो बड़े बड़े स्वर होते हैं ना, अभी बताएंगे, डोंट वरी उसके बारे में। अभी क्लियर कर देंगे ये चीज, मेरे को याद नहीं है, मैं पहले पढ़ाया था मैंने। परिभाषा, छंद की परिभाषा पढ़ने जाएंगे, बड़ा ही वैज्ञानिक ढंग से या बहुत ही संस्कारिक और परिमार्जित भाषा लिखी जाती है, जिससे विद्यार्थी बड़ा ही एक तरह से कह सकते हैं कि उनके अंदर एक डर बस जाता है कि आगे छंद है क्या। तो ये 8 चीजें मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखी हैं, इन सिंपल सी छंद की परिभाषा है। आप, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से याद कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर आप केवल ये लिख देते हो, चरण, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तो गण से युक्त रचना छंद कहलाती है। अगर ये लिख दोगे ना, बेफिक्र होकर, बिल्कुल सही आंसर होगा आपको, है ना। आप दूसरी चीज भी लिख सकते हैं। परिभाषा में बांधने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं चरणबद्ध, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक और गण से युक्त रचना ही छंद कहलाती है। परिभाषा होगी, कहीं से भी स्टार्ट कर ले, वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण और चरणबद्ध रचना ही कोई से भी 8 अंक, मतलब 8 अंक आड़े तेरे बन सकते हो। ऐसी काव्य रचना जिसमें गण पाया जाए, तुकबंदी हो, गति हो, यति हो। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चरण को ही छंदों का पैर, छंदों का भाग, चरण को ही पाद बोलते हैं। ये पाद वो वाला नहीं है, पाद मतलब पैर वाला पाद है। जैसे गाय के 4 पाद होते हैं, है ना। चरण मतलब पैर हो जाएगा, पैर से मतलब है। अब छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। चरण क्या है, अब ये बड़ी बात है, वो मैंने बता दिया आपको। जो कविता लिखने में प्रैक्टिकल हम जो पंक्तियां लिखते हैं, इन पंक्तियों में जैसा कि मैंने बताया कि छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। तो छंद का जो चौथाई भाग होता है, चौथाई हिस्सा जो होता है, 1/4 जो पार्ट होता है, वो बता दिया मैंने। और रज पर यति होती है, यानी ठहराव होता है, वहां तक का एक चरण हो गया। श्री गुरु कॉमा को बोलते हैं यति, जो कॉमा लगा रहता है ना, जैसे श्री गुरु चरण बता रहे हैं वो, श्री गुरु चरण सरोज रज, कॉमा लगेगा तो उसको बोलते हैं यति। निज मन मुकुर सुधा, तो वो पूरा वाक्य हो जाएगा। चरण सरोज रज, उसके बाद उन्होंने लिखा निज मन मुकुर सुधार। निज मन मुकुर सुधार दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण हो गया वर्णव रघुबर विमल जस, तीसरा चरण। अगला चरण हो गया जोदायक फलचार। ये तो मेरे ख्याल से हनुमान चालीसा तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगी, और कितना अच्छा उदाहरण है। दोहे में लिख सकते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णव गुरुपद विमल जस, जो दायक फलचार। दोहे में बिल्कुल लिख सकते हो। बुद्धिहीन तन जान के भी लिख सकते हो, वो भी दोहे का उदाहरण है। और दोहे भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, आवत ही अरसे नहीं, और आप भी जानते हो बहुत सारे दोहों के नाम जो कि आपको पता है, तो वो भी लिख सकते हो। बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। तो आपको जो भी पसंद आता हो, दोहे का उदाहरण लिख सकते हो। दोहे ही पूछा जाएगा आपको मात्रिक छंद के रूप में, तो लिख सकते हो वो। इसी तरह से चौपाई उन्होंने लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चौपाई में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिख सकते हो, कितना अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल लिख सकते हो आप। एक चरण जय कपीश तिहु लोक उजागर, दूसरा चरण रामदूत यतुहित बलधामा, तीसरा चरण। चौथा चरण अब आप रट रहे होगे तो परीक्षा अध्ययन में जो भी आंसर लिखे होंगे वो रट रहे होगे। भाई साहब ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, अगर आपको आते हैं तो लिखो ना, क्या दिक्कत है, एक बार लिख के देख लेना। लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में लिखोगे तो मात्रा इधर से उधर हो जाएंगी, लिख के देखना बनता है। रामदूत अतुलित बलधामा के बाद अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। तो ये चरण कहलाते हैं। तो किसी भी छंद का चौथाई हिस्सा जो होता है, चौथाई भाग जो होता है, वो चरण कहलाता है, या जिसको हम पाद कहते हैं। वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, इसमें ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण, दो ये दोनों ही बहुत हर्ष और दीर्घ। हर्ष मतलब जहाँ छोटी मात्राएं होती हैं सब, और दीर्घ मतलब बड़ी मात्राएं होती हैं। अब ह्रस्व और दीर्घ वर्ण मतलब स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये बड़े महत्व रखते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, इ, उ, रि सब छोटे छोटे आते हैं। चंद्र बिंदु का भी स्थान है। छंदों चंद्र बिंदु को भी हर्ष में रखते हैं, छोटे में रखते हैं। दीर्घ में जस्ट बड़ा हो जाएगा। कैपिटल आ, कैपिटल ई, कैपिटल अच्छा नहीं लगता वैसे, लेकिन दीर्घ ऊ बोलना ज्यादा अच्छा है।
ये कैपिटल नहीं बोल सकते, आए इंग्लिश ओ नहीं है। आओ। अब इसमें अन और अ, हालांकि आजकल मानक हिंदी के अनुसार अन और अ को स्वर में नहीं रखते, लेकिन जब छंद लिखे जाते थे उस समय अन और अ स्वर में ही गिने जाते थे। तो इतने सारे ये दीर्घ में आते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ, ये सारे दीर्घ में की गणना होती है। और अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु को ह्रस्व इसको री पढ़ते हैं, री से ऋषि वाला री, री पढ़ते हैं, री और चंद्र बिंदु। में गिना जाता है। ये तो लिखना शुरू हो अभी गए। तक हमने जाना कि छंद किसे कहते हैं। वर्ण, मात्रा, क्रम, यति, गति, तुक, गण और चरण से बद्ध रचना ही छंद कहलाती है। चरण में मैंने बताया कि किसी भी छंद का चौथा हिस्सा चरण कहलाता है। वर्ण में मैंने बताया कि इसमें इनमें वर्ण का मतलब है अक्षर, लेकिन वर्ण में हर्ष और दीर्घ दोनों छंद में हम उन वर्णों की बात करते हैं जिनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो तरह के, अगर हम स्वरों को विभाजित करें तो दो तरह के वर्ण हो गए, ह्रस्व वर्ण और वर्ण के आधार पर मात्रा जाती है। जो हर्ष वर्ण रहते हैं उनको सबको एक ही दीर्घ मात्रा वर्ण। लिखते हैं, इनमें हम व्यंजनों मतलब की बात एक नहीं कर मात्रा, रहे हैं। लघु बताते हैं। व्यंजन जो स्वर के साथ आता है वो है अ। अ स्वर के साथ सारे व्यंजन पहले से ही प्रयुक्त रहते हैं। पहले से ही सारे व्यंजनों के साथ अ वर्ण लगा रहता है। बाकी जो सारे व्यंजनों में जैसे व लिखा हुआ है तो वो उसके अंतर्गत आ पहले से ही, ज्यादातर हर्ष वर्ण ही दिखेंगे आपको। जैसे य लिख रहे हो तो य में आ जाएगा, त लिख रहे हो तो त में भी आ जाएगा। वो सब हर्ष में ही आते हैं, सारे व्यंजन हर्ष में आते हैं। भी स्वर तो किसी भी व्यंजन के साथ लगता है वहां उसकी मात्रा प्रयोग की जाती है। तो यहां वर्ण कहने का मतलब खास तौर पर उन स्वरों की है जिन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अब इस आधार पर हम देखें तो स्वर को दो भाग में विभाजित किया गया है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वरों की मात्राओं को काउंट किया जाता है और दीर्घ स्वरों की मात्राओं को काउंट किया जाता है। अब मैं मात्रा बता देता हूं कि कैसे काउंट की जाती है। जहां किसी भी अक्षर में कोई मात्रा नहीं हो व्यंजन में और वो पूर्ण रूप से लिखा गया हो, यानी वो हलंत के साथ ना हो या आधा ना लिखा गया हो, वह अ उसमें मिला हुआ माना जाता है। ई, उ मात्रा बता रहे हैं लघु और गुरु कौन और सा। चंद्र बिंदु, ये ह्रस्व स्वर, इनकी गणना एक चेतन, आपको डाउट हो रहा था ना, वो यहाँ पर है बेटा। मात्रा के रूप में की जाती है। ये सब सिंगल मात्राओं वाले माने जाते हैं। जिन अक्षरों पर या जिन व्यंजनों के ऊपर इन स्वरों की मात्राएं रहेगी, इन 5 स्वरों की मात्राएं रहेंगी, वहां पर एक मात्रा काउंट की जाएगी। जहां पर भी, अभी जरूरी नहीं है ये आ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु ही हो। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है यवत, यवत लिखा हुआ है तो इसमें भी या में भी आ जाएगा तो एक मात्रा आएगी, वा में भी एक मात्रा आएगी, ता में भी एक मात्रा आएगी। हाँ, रेफ लग जाएगी तो फिर बड़ा हो जाएगा, फिर ये गुरु हो जाएगा, है ना। तो जहां पर ये होंगे या फिर इनकी मात्रा होंगी, है ना। ई वाली मात्रा भी, ई वाली नॉर्मली नहीं दिखती है, ई वाला कोई व्यंजन नहीं दिखेगा। आ वाले ज्यादातर दिखते हैं। य में आ आएगा, ता में आएगा, सब में ज्यादातर व्यंजन में आ रहा होता है। सभी में कौन सी लगेगी, लघु मात्रा लगेगी, मतलब एक मात्रा लगेगी। कहने का मतलब अगर उसमें अयुक्त भी वो स्वर लिखा गया है, मैं खाली थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ अब, है ना इसको। खाली व्यंजन अकेला लिखा गया है, किसी और ये पता है आपको। अं फिर उसके और बाद ये सारे बड़े ये कितने हैं? अक्षर ये वाली मात्रा दिखेंगी यदि, तो ये सभी कैसे कहलाएंगे, गुरु वर्ण इसमें कहलाएंगे। यहां तक आजकल मानक हिंदी के हिसाब से हम अ तक को स्वर मानते हैं। हम ऐ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, औ ये की वाली मात्रा है, मात्रा अं की होंगे मात्रा यदि है तो दो या अ की गिनती मात्रा की है। जाएगी। इन सारी जगह तो ये मात्रा हो गई। दो शब्दों के फिर उसके बाद आता है क्रम। क्रम क्या गणित के रूप होता में प्रयोग किया जाता है, वह यति होती है। गति जो होती है उसको हम यति कहते हैं, उसको हम यति। अभी इतना जान लीजिए कि वर्णों में भी एक क्रम होता है। यति, यति मैंने बताया कि जहां पर कंता पढ़ते समय या छंद पढ़ते समय जहां पर ठहराव आता है, अल्पावट होती है, वहां पर यति होती है। है। आपको इनकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। चरण क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, मात्रा, लघु, गुरु होते हैं। क्रम मतलब क्रम कई बार जो है वो एक और दोहे के साथ साथ एक और होता है, उसमें मात्राएं इधर उधर हो जाती है तो क्रम बदल जाता है। यति मतलब कॉमा, कॉमा होता है। गति उसको मतलब हम यति लय। कहते हैं। यति के निशान अलग अलग ढंग से, कहीं पर अल्पविराम की तरह प्रयोग किया जाता है, कहीं पर एक डंडी के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह यति होती है। गति जो होती है वह प्रवाह या लय कहा जाता है उसको। तो एक निश्चित लय या एक निश्चित प्रवाह के आधार पर छंद पढ़े जाते हैं, उसे ही हम गति कहते हैं। तुक, तुक ध्वनि के आधार पर उन ध्वनि के आधार पर समान शब्दों को तुक कहा जाता है। कविता के चरणों के अंत में राइम ऐसा बोलते लिखा जाता है हैं कि पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, या जैसे वो पर कॉमन आ रहा था ना तीनों में, तेम तेम पर भूषण वेतुंद पर आ रहा था ना बार बार, तो वो तुक कहलाएगी। पहले चरण का दूसरे चरण से, तीसरे चरण का चौथे चरण से तुकबंदी की जाती है। तुकबंदी में क्या होता है कि कुछ समान ध्वनि वाले शब्दों को अंत में लिखा जाता है, उन्हीं को तुक कहा जाता है। गण जो होता है, मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि गण में 3 अक्षरों से युक्त शब्द जो होते हैं वहां पर अब गण देख लो, गण गण का जरूरी ये फॉर्मूला, एक ट्रिक है। इसको लिखते हैं य माता। या माता राजभान सलगा, सभी ने पढ़ा है, राज आई होप पढ़ा होगा। किसी ने नहीं पढ़ा तो बता देना, मैसेज में। भान सलगा, य माता राज भान सलगा। गण कितने हो गए? इस सूत्र के आधार पर या इस पंक्ति के आधार पर हम गणों के नाम जान लेंगे। मैथ्स में जैसे सूत्र होते हैं ना, वैसे हिंदी का ये सूत्र है गण कैलकुलेट करने का। या माता राजभान सलगा, नहीं पढ़ा? चलो, या माता राजभान सलगा, इसको याद कर लेना, जरूरी है। या माता राजभान सलगा 3-3 के पेयर में हम गण बनाते हैं इसमें, है ना। कैसे बनाते हैं देखते हैं।
य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, 1 2 3 4 5, भ से भगण, न से नगण, स से सगण। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 गण। 8 गण होते हैं, याद रखिएगा 8 गण होते हैं। या माता राजभान सलगा, या से यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण। देखो गण है ना, ये गण है, बस कुछ नहीं करना है, गण जोड़ देना है आगे आगे। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। आखिरी के 2 गण नहीं होते हैं, लगण गगण नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्रा लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं अभी बता रहा है। केवल 8 होते हैं, 8 गण होते हैं। या माता राजभान सर्गा से निकाल सकते हो। और क्यों ये लग और अलग लिखे हुए एक्स्ट्रा लिखे हुए वो अभी देखते हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। अब कैसे हम जानेंगे कि कहां पर कौन सा गण है। अब देखिए, जब यगण होगा तो यगण में यह माता ये जो 3 हैं, इन 3 वर्णों को मिला करके, ठीक है, हम गणना मात्राओं की करेंगे। अब अगर कोई शब्द ऐसा, गणों में मात्राओं की गणना करना पड़ती है। तो इस चीज को देखो, यदि यहाँ पर ये रा माता, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, य मा ता राज भान सलगा। तो 8 गण होते हैं, आपको पता चलेगा। यगण, मगण, तगड़, रगड़, जगड़, भगण, नगण, सगड़, है ना, ये 8 गण होते हैं। अब मात्रा कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपसे बोला जो गण होते हैं वो 3 वर्णों के जोड़े होते हैं, 3 वर्णों के जोड़े। तो जैसे पहला जोड़ा जो बनेगा वो बनेगा या माता, मतलब यगण में क्या होगा, यगण में क्या होगा, यगण में होगा या माता, या मा और ता, या मात्रा। अब इसमें मात्राएं कैलकुलेट करना, केवल या लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगी 1 मात्रा। फिर आ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगी 2 मात्रा, और ये भी 2 मात्रा लगी हुई है इसलिए हो जाएगी 2 मात्रा। मतलब यगण में कैसी मात्राएं दिखेंगी आपको, 1 2 2। ये क्यों पढ़ाते हैं यगण भगड़ तगड़, क्योंकि अभी जो दोहा चौपाई है उसमें तो काम नहीं आते, लेकिन 11th 12th में काम आते हैं। कुछ छंदों में इनका यूज होता है, गण गण देखने को मिल जाते हैं, तो गणों पर आधारित रचना की जाती है, इसलिए पढ़ाए जाते हैं। और बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है। यगण देख लिया, अब देखना मगड़ देखो। मगड़ के अगले 3 अक्षर लिखेंगे। मगड़ में क्या हो गया, मा तारा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम मगड़, दूसरा वाला गण जिसको बोलते हैं मगड़, और मगड़ में जो मात्रा बनेगी वही मा तारा। अगले के पेयर बनते जाएंगे, मा तारा। तो इसमें देखना मात्राओं की गणना करना, ये आकर मात्रा है तो इसमें 2 हो जाएंगी मात्रा, फिर से 2 हो जाएंगी, फिर से 2 हो जाएंगी। रा में आ की मात्रा है ना, इसमें भी 2 हो जाएंगी। मतलब मगड़ में भी क्या 2 2 2 की मात्रा देखेंगे। तो इसका तीसरा देखते हैं, वो मिल जाएगा हमको तगड़। तगड़ में अगले 3 मिलेंगे हमको। अगले 3 में कौन सी दिखेगी, 2 2 1 मात्रा दिखेगी, ताराज। फिर उसके बाद भा में कौन सी रहेगी, 2 रहेगी, ना में 1 रहेगी, इसमें 1 रहेगी। अच्छा, अब आपको समझ में आएगा कि ये लगा क्यों लिखा हुआ था। देखना, ता में तो ये वाला मिल जाएगा इसको, फिर उसके बाद रा में रा भा जा ये वाला मिल जाएगा, फिर उसके बाद जा में कौन सा मिल जाएगा, जा में जा भा न ये मिल जाएगा, फिर उसके बाद भा में कौन सा मिल जाएगा, भा न स ये मिल जाएगा, ना में कौन सा मिल जाएगा, ना में मिल जाएगा न स ल, और सा में मिल जाएगा हमको सलगा। इसलिए ये 2 एक्स्ट्रा लिए गए थे, ताकि ये सगण जो आखिरी वाला लिखो ना उसमें आपको मात्रा मिल जाए। और सगण की मात्रा क्या हो जाएगी, सगण की मात्रा हो जाएगी 1 1 2। आई होप 8 वर्ण आप लिख लोगे इसके बाद। या माता राजमहान सलगा से हम 2 चीजें पता कर गणों की गणना कर सकते हैं। 8 गण होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ये 8 वर्ण होते हैं, 8 गण होते हैं। और इसकी मात्राएं कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी फॉर्मूले पर 3 3 के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये, फिर दूसरा जोड़ा ये, तीसरा जोड़ा ये। समझ में आ रहा है ना। और इनके आधार पर हम मात्रा लिख लेते हैं। तो अभी तक ये लिखे होंगे, अगर आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कैसे लिखते हैं, है ना। ज्यादा नहीं समझा रहा हूं मैं, चांसेस कम है ये पूछा जाए। आई होप समझ में आ गया होगा गण क्या होते हैं। एक बार फॉर्मूला लेके देख लेना, कहीं दिक्कत पहला नहीं अक्षर हो उसमें खाली अ मिलाओ, यानी एक पहले अक्षर में, तो इसका तगड़ में क्या होगा, ताराज। तो क्या होगा, त में आ लगा यानी दीर्घ स्वर,
अगेन र में आ रहा है दीर्घ स्वर, ज में लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है, तो गुरु गुरु लघु हो गया। अब अगला गण देख है कि देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है इन्होंने। अगर ध्यान से देखोगे देखो या माता 1 2 2, फिर उसके बाद 2 2 2, फिर उसके बाद 2 2 1। इनके ऊपर केवल संख्या लिख लो इनके आधार पर और आप देखोगे कि यही संख्या जो है नीचे दिखेगी। पहले इसका कॉम्बिनेशन 1 2 2, फिर उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन 2 2 2, फिर उसके बाद 2 2 1, फिर उसके बाद 2 1 2, 2 1 2 ये दिख रहा है। फिर उसके बाद 1 2 1 1 2 1, फिर उसके बाद 2 1 1 2 2 1 1, फिर उसके बाद 1 1 1 1 1 1 यहाँ पर दिख रहा है और आखिरी वाला 1 1 2 तो 1 1 2 भी दिख रहा है ना। तो यहाँ पर गणों की गणना इस प्रकार से की जाती है। आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर सागर लिखा हुआ है जैसे, तो सागर में अपन को गण पहचानना है। अगर कौन सा घर है, सागर लिखा हुआ है ना, तो गण पहचानना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सागर में लिखेंगे। देखो सा में आ की मात्रा है ना 2 1 1। हम इस फॉर्मूले पे जाएंगे, देखेंगे 2 1 1 कहाँ पर है, तो आप पाओगे 2 1 1 यहाँ पर है, 2 1 1 यहाँ पर है तीसरे नंबर पे, 1 2 3 भगड़ में है 2 1 1 भगड़ में। मतलब सागर में कौन सा गण होगा, भगड़ होगा। शब्द में गण पहचानना आना चाहिए। इससे अभी नहीं पूछे जाएंगे ये, चांसेस कम है। तो बोलोगे आप पढ़ा क्यों रहे हो, आगे भी काम आएंगे ना भाई साहब। हो सकता हो क्या भरोसा गण पूछ लें। या माता राजभांसल का बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है, हिंदी के टीचर बहुत यूज करते हैं। तो हो सकता हो आपसे बेसिक नॉलेज पूछ लें गणों का, कोई भरोसा नहीं है ना टीचर का, इसलिए बताया। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो ताकि मैं आप दोहा और मात्रा, अब छंद के बारे में प्रॉपर नॉलेज है आपको, अब आपको दोहा और चौपाई समझाई जा सकती है। तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, दोहा और चौपाई उदाहरण से देख लेते हैं उनकी परिभाषा।